हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेथी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन नंबर 3। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। इसके अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टर्मिनल मॉसफेट से बिलोंग नहीं करता है। इसका जो सही आंसर है वो होगा बेस। और कई लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया था और जिन लोगों के सही आंसर हैं उनके नाम हैं विजेंद्र सिंह, रीता दुलायत, दिलीप कुमार, राकेश मीना एंड आरती राय। ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक एससीआर को हमने ट्रिगर किया है 40 डिग्री पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर और उस टाइम पर हमारा जो एवरेज एनोड करंट की वैल्यू है वो है 50 एम्पियर। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम 80 डिग्री पे फायरिंग एंगल प्रोवाइड करेंगे तो उस टाइम पे हमारा एवरेज एनोड करंट कितना होगा। तो जो एनोड करंट का फॉर्मूला होता है इस केस में वो होता है IDC इज इक्वल्स टू VM/2 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एल्फ़ा। अब यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो है फायरिंग एंगल। अब जब हम इसे रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि IDC की वैल्यू 80 डिग्री के केस में जो होगी और IDC की वैल्यू जो 40 डिग्री के केस में होगी, इन दोनों रेशियोज़ को जब हम डिवाइड करेंगे तो VM/2 से तो ये कट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस 80 डिग्री अपॉन में 1 प्लस कॉस 40 डिग्री। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आएगी 1.174 अपॉन में 1.766 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगा 0.67 के बराबर। तो जब इस 0.67 के बराबर ये निकल के आएगा और आगे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकालनी थी IDC की 80 डिग्री पे। तो जो हमें IDC की 40 डिग्री पे वैल्यू गिवन है वो गिवन है 50 एम्पियर और 50 एम्पियर को जब हम 0.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी ऑलमोस्ट 33.5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C। इट इज़ लेस देन 50 एम्पियर बट मोर देन 25 एम्पियर, यानी कि 25 एम्पियर से ये ज़्यादा है और 50 एम्पियर से कम है। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है I इज इक्वल्स टू KV⁴ के फॉर्म में। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि जब I की वैल्यू 100 टाइम्स होगी तो V की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I⁴ तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 100⁴ तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट निकल के आएगी वैल्यू 3 के बराबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अबाउट 3 टाइम्स। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है और उसका जो इनपुट वोल्टेज है वो हमें गिवन है 400 sin 314t और जो लोड कनेक्टेड है वो है R लोड। अब अगर हम फायरिंग एंगल 60 डिग्री देंगे उस SCR के अंदर तो उसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। अब देखने में आपको भले ही ये क्वेश्चन बड़ा लग सकता है पर इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही छोटा होगा, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको RSCB के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है V एवरेज को हम फॉर्मूले में लिखेंगे VM/2 जैसा कि मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चंस के अंदर भी बताया था 1 + 1 कॉस एल्फ़ा। अब यहाँ पर हमें पुट करनी है अल्फ़ा की वैल्यू 60। हम पुट कर देंगे VM/2 1 + cos 60 क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू हमें फायरिंग एंगल 60 दे रखा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी VM/2 × 3/2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो जैसा कि हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो गिवन है इसके अंदर वो है 400 VM की। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे VM की जगह 400/2 × 3/2 और जब इसको हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 300/π। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B 300/π। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक सिंगल SCR को हमने इंसर्ट किया एक सोर्स और लोड के बीच में। अब यहाँ पर हमें जो सोर्स का जो वैल्यू गिवन है वोल्टेज सोर्स की वो गिवन है 200 sin 314t। तो लोड है वो R लोड है और उस R की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 102। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि जब हम AC सप्लाई वोल्टेज को ट्रिगर करेंगे 120 डिग्री पर तो उस केस में एवरेज लोड करंट की वैल्यू कितनी आएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया इसकी वैल्यू थी वो निकल के आती है VM/2
इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू पूछी गई है, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस से भी डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा। अब इसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर जो Vm की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है वो गिवन है 200, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है Vm की वैल्यू, और नीचे हम 2 पाई पुट करेंगे। R की वैल्यू हमें 102 गिवन है, और जब हम 1 प्लस कॉस 120 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि फायरिंग एंगल 120 डिग्री गिवन है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 10/पाई इंटू 1/2, तो आंसर होगा 5/पाई। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए चॉपर्स में से वो कौन सा चॉपर है जिसके अंदर करंट पॉजिटिव में देता है, वोल्टेज पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि करंट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई सी भी आ सकती है, यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर वर्क करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टाइप डी। इसके अलावा मैं आपको ये 3 ऑप्शंस के बारे में भी बता देता हूँ। जो टाइप ए चॉपर होता है वो वर्क करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ओनली, और इसे हम यूज़ लेते हैं डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल के अंदर। टाइप बी चॉपर होता है वो वर्क करता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और इसे हम यूज़ लेते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर। और जो टाइप सी चॉपर होता है ये वर्क करता है फर्स्ट एज वेल एज सेकंड के अंदर, यानी कि इसके अंदर करंट सोर्स टू लोड भी जाएगा और लोड टू सोर्स भी जाएगा। और टाइप डी चॉपर का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये फर्स्ट और फोर्थ के अंदर वर्क करता है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक स्टेप डाउन चॉपर के अंदर अगर हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को यूज़ करते हैं तो टी ऑन की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है 3 × 10⁻³ और टी ऑफ की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1 × 10⁻³ अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है चॉपिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। चॉपिंग फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/T ऑन प्लस टी ऑफ, और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये निकल के आएगा 1/3 × 10⁻³ -3 प्लस 1 × 10⁻³ जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे -3 कॉमन होके ऊपर चल जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और यहाँ पर जो नीचे बचेगा वो बचेगा 3 + 1 यानी कि 4, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 250। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी 250। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको RACB एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, या किसी भी JEE का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी तो कुछ इसी टाइप के बेसिक्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि चॉपर को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो चॉपर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं पावर कंट्रोल के अंदर, और ये होती क्या है, ये कन्वर्ट करती है फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी के अंदर। ये कुछ इसी तरीके से जैसे के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर का, जो उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करती है AC वोल्टेज को, तो उसी तरह डीसी के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं चॉपर का। को क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक फेज फुल वेव रेगुलेटर के केस में हम फायरिंग एंगल्स जो लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर, वो जनरली कैसा लिया जाता है। तो उसका जो सही आंसर है वो होगा इक्वल इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर हम डिफरेंट लेंगे दोनों फेजेस के अंदर तो उससे होगा क्या कि जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो उसको सिमेट्रिकल लेने के लिए हम यहाँ पर इसको इक्वल लेते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बीजेटी के केस में जब हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन हो 0.98 तो बीटा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा एम्पलीफिकेशन फैक्टर है जो कि डिनोट किए जाते हैं। अल्फ़ा को डिनोट करते हैं हम IC/IE से, जबकि बीटा को डिनोट किया जाता है IC/IB से। और जब हम इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं तो वो निकल के आता है अल्फ़ा बराबर होता है बीटा/1 + बीटा, जबकि बीटा की फॉर्म में जब हम इसको अल्फ़ा को लिखेंगे तो वो निकल के आएगा अल्फ़ा/1 - अल्फ़ा। अब यहाँ पर हमें पूछी गई है वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और बीटा की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है, तो हम इसके अंदर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर निकल के आएगा 0.98/1 जब हम 0.98 करेंगे यानी 1 - अल्फ़ा करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.02, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर इस वैल्यू को तो यहाँ पर इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा D49।
आई होप ये सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता था तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक थायरिस्टर के अंदर गेट करंट की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसके अंदर एनोड करंट की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब हम गेट करंट की वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे तो उस केस में होगा क्या कि जो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज है जो हमें रिक्वायर्ड था उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अभी वैल्यू कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि गेट करंट अप्लाई करने की वजह से जो बैरियर होगा उसकी जो विड्थ होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमें जो एनोड की तरफ से करंट अप्लाई करना पड़ेगा ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए करने के लिए वो कम चाहिए होगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, एनोड करंट विल डिक्रीज़। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक एसी रेगुलेटर के अंदर हम कितने थायरिस्टर्स को यूज़ करते हैं। 3 फेज़ एसी रेगुलेटर को एसी टू एसी वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर हम 2 थायरिस्टर यूज़ करते हैं बैक टू बैक एक फेज़ के अंदर। तो अगर 3 फेज़ हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जो थायरिस्टर यूज़ होंगे वो होंगे 6 थायरिस्टर, होगा बी 6 थायरिस्टर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से डिवाइस को डबल बेस डायोड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा यूजेटी। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है यूजेटी का डायग्राम। इसके अंदर 2 बेस होते हैं, एक B1 और एक B2। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यूजेटी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि GTO के अंदर जो गेट सर्किट लॉसेज होते हैं उसको लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। GTO के अंदर जो ऑन स्टेट लॉसेज होते हैं, ऑन स्टेट लॉसेज वो ज़्यादा होते हैं और इसके पीछे कारण क्या है कि इसके अंदर जो ट्रिगरिंग करंट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। अब जब ट्रिगरिंग करंट ज़्यादा होगा तो इसके अंदर ऑन स्टेट लॉसेज भी ज़्यादा होंगे। और जो GTO की फुल फॉर्म होती है वो होती है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। इसके अलावा GTO के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो इसकी रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है, रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियोस में भी कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रायक को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रायक होता है वो दोनों डायरेक्शंस में वर्क करता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में सर्किट डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस टाइप से होता है कि 2 थायरिस्टर अपोजिट में कनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए दोनों डायरेक्शंस में वर्क करता है, दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, तो इसलिए ये एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, पहला T1 और T2 और तीसरा होता है गेट टर्मिनल। तो ये एक 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत गिवन है, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बाई डायरेक्शनल। पर टाइपिंग करने में गलत टाइप हो जाता है तो ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बाई डायरेक्शनल डिवाइस। आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए डिवाइसेस में से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसकी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, आपको चारों डिवाइसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है और जब आप तीनों को यानी कि यूजेटी, SCR और टनल डायोड को देखेंगे तो इनके अंदर जब हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं करंट की वैल्यू नेगेटिव जाती है और इसी चीज़ को बोला जाता है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जबकि FET के केस में ऐसा नहीं है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा D FET। बाकी आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखकर समझ ही सकते। अपनी तैयारी को आगे बूस्टअप करने के लिए आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर RSCB की MCQ सीरीज़ के लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि इन दिए गए डिवाइसेस में से कौन सा ट्रांजिस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। तो मैं आपको एक एक करके सब समझाता हूँ। जैसे BJT और IGBT, ये दोनों तो बिलोंग करते हैं ट्रांजिस्टर फैमिली से, जबकि जो SCR है और GTO है ये थायरिस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। तो जो ए ऑप्शन है BJT एंड IGBT, ये दोनों ही ट्रांजिस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो ए ऑप्शन है BJT एंड IGBT, ये ट्रांजिस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक 3 फेज 6 पल्स ब्रिज सर्किट थायरिस्टर के अंदर जो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 420 वोल्ट।
और वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू गिवन है 2.2। तो यहाँ पर हमसे पूछी गई है पीक इन्वर्स वोल्टेज की वैल्यू। तो इसके केस में जो वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज PIV अपॉन में √2 इंटू V इनपुट की RMS वैल्यू। PIV के इक्वल्स में जब हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट यहाँ पर PIV करना है यानी कि पीक इन्वर्स वोल्टेज, तो जो PIV के इक्वल्स में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा VSF इंटू √2 इंटू RMS वैल्यू है V इनपुट की, वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 420। तो अब जब हम इसके अंदर VSF की वैल्यू पुट करेंगे यानी वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू होगी 2.2, यहाँ पर √2 और इंटू 420, जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1306.54 वोल्ट। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा A 1307 वोल्ट। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले RSCB एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के तो उन्हें आप जरूर देखिएगा, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, तो इन्हें मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि रेक्टिफायर सर्किट के अंदर प्राइमरी फंक्शन क्या होता है फिल्टर का। जो रेक्टिफायर होता है वो कन्वर्ट करता है AC को DC में, पर ये DC प्योर नहीं होती, इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट AC का इंक्लूड होता है जिसे हम जानते हैं रिपल के नाम से। रिपल होते हैं वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ही अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड थिंग है, क्योंकि इसकी वजह से किसी भी सर्किट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है जब हम AC टू DC कन्वर्जन करते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को हटाने के लिए हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। अब फ़िल्टर कैपेसिटर बेस्ड फ़िल्टर भी हो सकते हैं जिनके अंदर हम मिक्स्ड इनपुट को लेते हैं, प्योर DC आउटपुट को प्रोवाइड करते हैं और इसके अंदर AC कंपोनेंट को बाईपास कर दिया जाता है अर्थ या न्यूट्रली थ्रू। ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा B। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर के केस के अंदर हमें जो वोल्टेज सोर्स गिवन है वो गिवन है 200 sin 314t और उसके अंदर जो लोड लगा हुआ है वो लगा हुआ है रेजिस्टिव लोड, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 500। अगर हम फायरिंग एंगल प्रोवाइड करते हैं 30 डिग्री पे, तो उस केस के अंदर जो एवरेज पावर उस लोड की निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी। अब एवरेज पावर निकालने के लिए यहाँ पर हमें सिंपल वैल्यू पुट करनी होगी V² अपॉन में R की, यानी कि V एवरेज की वैल्यू जैसे मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताई थी VM अपॉन में 2π 1 प्लस cos अल्फ़ा का स्क्वायर कर देंगे V² के लिए अपॉन में R यानी R से डिवाइड कर देंगे। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा VM अपॉन में 4π² इंटू R 1 प्लस cos अल्फ़ा का स्क्वायर और यहाँ पर VM का स्क्वायर भी हो जाएगा। अब इसके अंदर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमें VM की गिवन है वो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 200। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे VM की वैल्यू 200 का स्क्वायर 4 इंटू π²। R की वैल्यू हमें गिवन है 500 और 1 प्लस फायरिंग एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री का स्क्वायर। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 70.57 वाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D 70.6 वाट्स। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब ट्रांजिस्टर को हम CE मोड के अंदर कनेक्ट करते हैं यानी कि कॉमन इमिटर के केस में कनेक्ट करते हैं, वैसे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 3 कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ट्रांजिस्टर के। अब उनमें से जो कॉमन इमिटर सर्किट होता है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लगभग 90 to 95% एप्लीकेशंस के अंदर यही यूज़ किया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है, रेजिस्टेंस होता है, वो होता है मीडियम, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है लो। करंट गेन और वोल्टेज गेन दोनों इस केस में होते हैं हाई, इसलिए 90 to 95% एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा A मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस। आई होप ये सेशन सभी को काफ़ी पसंद आया होगा और ये है आपका आज के लिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक UJT के अंदर कितने जंक्शंस होते हैं। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। होप आपको इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इसी तरह आगे भी
नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे ही एनकरेज करने के लिए आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।